हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज यहाँ पर हम सब वीडियो की जो शुरुआत करने वाले हैं, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कौन से वीडियो चलने वाले हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बहुत सारा कराया हुआ मिल जाता है यूट्यूब पर, बट सब्जेक्टिव प्रश्न को कंठस्थ याद करवा देने वाले की संख्या बहुत कम है, और उसमें से शामिल एक हम होने वाले हैं कम संख्या को अत्यधिक बढ़ाने के लिए। और आप यूं जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे किया जाएगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको याद करवाई जाएगी, आंसर कैसे लिखना वो बताया जाएगा, ना कि आए और बोर्ड पर जो लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ें और चल दिए। ये तो आपके पास भी है, आप भी बुक खोलिए, यही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये बुक से ही है ना, या कहीं ना कहीं से तो कॉपी ही किया गया। आप समझ लीजिए यही चीज बात, ये कॉपी दिमाग में आपको करना होगा, ना कि सुने चल दिए, हाई बाय किए, मैसेज किए, व्यूवर अच्छा जा रहा, लाइव अच्छा है, सब्सक्राइबर ज्यादा आए और निकल गए, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वीडियो ज्यादा देखा है लोग, कम लोग देखा है, देखवे नहीं किया है कोई नहीं, ऐसा आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। बशर्ते ये सोचिए कि पहले हमें यहाँ रुक करके जाना है, और बिलीव करना होगा आपको कि इस चीजों पर जो यहाँ दिया गया है वो आपको याद होगा, और आपको याद होगा, अवश्य ही होगा, क्यों नहीं होगा। हम याद करवाने की गारंटी लिए, ना कि पढ़ाने की। अगर पढ़ाने के लिए होते तो आते और सुझियाते और 4 लाइन बोल के चल दिए होते, बोलते अगला क्वेश्चन आ गया, फिर बोलते पिछला क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं। इस चीजों में आप पहले एक प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा, पता चलेगा कि क्या फायदा हमें होने वाले हैं इस क्लास से और क्या फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए, जो हम सब ने इतिहास के प्रश्न अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न उठाना शुरू किए हैं। और जो प्रश्न VVI प्रश्न बनेंगे, आप सपोर्ट हमें कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। और हमारा सपोर्ट ये रहेगा कि लास्ट तक के जितने भी सब क्वेश्चन लघु हो या दीर्घ हो, वो सभी प्रश्न को याद करवा दी जाएगी एनर्जी के साथ में। बशर्ते इसके लिए आपको भी अपना एनर्जी दिखाना होगा हमारे प्रति, और वो आप समझ रहे हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मतलब लाइक तो एक ही बार करना है, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद दोस्त को समझा दीजिएगा कि है कोई जो हमको याद करवा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ प्रश्न पूछा है सबसे पहले, चैप्टर में ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर में ही है क्या छुपा हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद, यही है हमारा चैप्टर, ठीक है ना। अगर चीजों को हम रामायण और महाभारत की तरह खींचना शुरू करेंगे ना, तो महाभारत तो 18 दिन तक चला था, लेकिन हम 18 महीना तक खींचते रह जाएंगे। और इसीलिए आइए, शुरुआती समय है, क्योंकि आपको भी बिलीव होना चाहिए कि हम जहाँ क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन वो बेस्ट है हमारे लिए या बेस्ट नहीं है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, आप इसी से हम चलते हैं। राष्ट्रवाद कहाँ पढ़ रहे हैं? यूरोप में। कौन से देश में? यूरोप में, अर्थात यूरोप महादेश होते हैं सर, ये प्रश्न आप अच्छे से जानते हैं। और इसका हम पूरे अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो इस तरीके से हम आपके पास पूरे वर्ल्ड मैप खोल करके रख दें, तो रख देने के बाद इसमें 7 महादेश होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक है ना। यही 7 में छुपा हुआ है पहले यूरोप। देखिए, हिस्ट्री कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। अर्थात आप कभी ये सोचे होंगे क्या कि जो 10th क्लास के इतिहास पढ़ना है उसमें सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद ही क्यों दे दिया, जबकि हम तो एक भारतीय हैं, भारत में राष्ट्रवाद देना चाहिए, यूरोप में राष्ट्रवाद काहे दे दिया? सर पहले ये इसलिए दिया है ना कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का उदय यूरोप में हुआ, और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ तभी तो भारत जैसे बहुत सारे छोटे छोटे देश गुलाम बने यूरोप महादेश का। यूरोप महादेश में जितने भी देश हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब उपनिवेश छोड़ेगा। इसीलिए पहले यूरोपीय महादेश के बारे में यहाँ पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहला विश्व में अगर कहीं राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो वो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, यूरोप महादेश में, ठीक है ना सर, देश में ना, यूरोप महादेश में बहुत सारे देश आएंगे, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएंगे, बहुत सारा आएगा, बट इसीलिए यूरोप महादेश में सबसे पहला दिया है। और यहां हम सबसे पहले आपको गिनती करवा दें तो ये रहा हमारा एशिया, एशिया महादेश, ये रहा यूरोप महादेश, ये रहा अफ्रीका महादेश, ये रहा उत्तरी अमेरिका, और ये रहा दक्षिणी अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा अंटार्कटिका, ठीक है सर। टोटल महादेश की संख्या 7 कंप्लीट हुआ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हम तो बोल ही देंगे, आप इसको गौर कर लीजिए कि नहीं, टोटल पृथ्वी पर जितने भी हैं उसमें 7 महादेश होते हैं,
अब वो सातों महादेश का नाम याद पहले आपको रख लेना, बट ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप इसको याद रखिए, अन्यथा मत रखिए। हम यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहे थे, यूरोप से परिचय आपको करवा दिए। यहां जो है यही यूरोप है, ठीक है, जो हम पेन कलर कर रहे हैं वहीं पर यूरोप महादेश के छोटे छोटे तटीय वाला देश है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, सभी देश वहीं पे है, तुर्की, ठीक है, कुछ भाग रूस, सब यूरोप महादेश में। बट अब आते हैं जो एग्जाम में पूछेगा, ये एकदम तय है कि प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, प्रश्न तो छपने वाला है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहले जो 4 लाइन लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ करके आपको संतुष्ट करवा देने दीजिए। एक एक लाइन को आपको समझा देते हैं कि कौन से शब्द, क्या महत्व है उस शब्द का, क्योंकि आए और पढ़ के चले गए इससे कोई फायदा नहीं, फायदा आपको कुछ नहीं, 0%। फायदा तो हमें होगा कि चलिए कम से कम पढ़ लिए, आप वीडियो देख लिए, हमारा व्यूवर्स मिल गया, फायदा तो हमें होगा। फायदा तो आपको तब होंगे जब इसमें हर एक एक शब्द लिखा हुआ आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, और यही अर्थ की हम जानकारी देंगे। राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन काफी छोटा है, राष्ट्रवाद क्या है? दिमाग खुल रहा है, कभी सुने नहीं है, अरे सुन लीजिएगा। आइए तो पहले देखिए, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, राष्ट्रवाद तो प्रश्न में ही दिया था, पूछा क्या है, तो यहाँ क्या बोले, किसी विशेष भौगोलिक, भौगोलिक मतलब बोल रहे हैं ना कि जैसे ये जो है ना पूरे पृथ्वी, ये पूरे जो पृथ्वी है इसे किसी भी जगह पर, कोई भी भौगोलिक जगह वो भौगोलिक ही कहलाएगा, इसलिए कह रहा राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक। हमें पहले इतना ही याद करना है, राष्ट्रवाद क्या जो पूछा, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, कहीं भी, कोई भी जगह पर, इस पर कहीं भी आप ले लीजिए वो भौगोलिक हो गया, ठीक है। भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, पहले सांस्कृतिक, सांस्कृतिक धर्म, वहां के संस्कार सांस्कृतिक है, सामाजिक अर्थात वहां की सामाजिक परंपराएं वो सामाजिक है, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है, ठीक है, व्याप्त एक भावना है। कहने का मतलब ही हो रहा, राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक, ठीक है, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले एक, सिर्फ कुछ नहीं, एक भावना है, सोच है। हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश के प्रति हमारे अंदर काफी ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये एक भौगोलिक के प्रति हमारा लगाव हुआ। किसी को हो सकता है सांस्कृतिक के प्रति अपना लगाव हो, अयोध्या मंदिर एकदम होबे करेगा, बनेगा, अगर आ जाए यूट्यूब में, मतलब ऐसा कोई सोशल मीडिया में कि अयोध्या मंदिर बनना चाहिए या नहीं, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए हाँ या नहीं, एकदम लाइक तो लाइक मिलल है, वो अब हमारे सांस्कृतिक भावना है। सामाजिक, सामाजिक में क्या आप समझ जाइए, सामाजिक आप अपने सपोज दैट सड़क पे जा रहे हैं, आपके खुद जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, अगर उस जाति को कोई गाली देते रह जाए, वहां पर देखिए कि क्या सामाजिक स्थितियां उत्पन्न, आपके अंदर आक्रोश की भावनाएं निकलेगी, जगह से तू ऐसे करेगा रे, उस सामाजिक भावनाएं उत्पन्न हो रही है। इसीलिए क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक क्या है, सिर्फ एक भावना है। भावना बोले तो एक सोच है, वही तो राष्ट्रवाद है। मामला तो यहीं पर क्लियर हो गया। फिर भी आगे देख लेते हैं, जो उनमें परस्पर प्रेम, एकता स्थापित करती है। या तो अगर हम भारत देश के हैं, चल जाए अमेरिका, अमेरिका में मिल जाए भारत के 100 गो व्यक्ति, हाँ हम सब तो घरे के आदमी हैं, भारतीय हैं। बिहार चला गया कोई सूरत कमाने, 10 गो बिहारी मिल जाए, कोई बात नहीं, हम सब चाहे बिहार के कोई जिला से क्यों ना हो, एगो पूर्वी हो, एगो पश्चिमी हो, दू छोर पर है, फिर भी एगो अंदर में गर्व है, हम बिहारी हैं, सीना ठोक के करा बिहारी, मार भिखारा चप्पल से फिर बिहारी ना है। तो एक भौगोलिक, उसके अंदर एक भावना व्याप्त हुआ है। अमेरिका में मिल गए 100 गो भारतीय, हम सब तो एक के देश के हैं, वहां पर एक भावना उत्पन्न हो रही है हमारे अंदर, और वही प्रेम, वही भावना, और यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पूर्ण जागरण का परिणाम है। क्योंकि यह भावना उत्पन्न कैसे होगा हमारे अंदर कि हम एक बिहारी हैं, क्योंकि अगर गुजरात में है तो वहां के लोग हमें सताए या हम उसके सताए हुए हैं, तभी 10 को बिहारी मिलेगा तो बोलेगा हम बिहारी हैं, ठीक है ना। तो वही जो उसके से राजनीतिक मजबूत होती है।
अब बात रही, ये तो पढ़ दिए सर, पढ़ तो दिए बहुत सारा, समय वो ले लिए, हमारा दिमाग में भी कुछ नहीं घुसा। एग्जाम में हम कुछ लिखेंगे, सर खुजलाएंगे बैठ के, नहीं सर, लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है, उसे ही राष्ट्रवाद कहेंगे। शॉर्ट तरीके में और लिख सकते हैं, अपने देश के प्रति, अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रीय चेतना का जागरूक होना ही राष्ट्रवाद है। हम अपने भौगोलिक देश, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना का हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाए तो हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद तो वो हमारा प्रेम हुआ, बट अगर उस देश के प्रति हम अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। बस इतना ही तो राष्ट्रवाद क्या है जिसको याद करना है। अगर आप हमारी भाषा में याद कीजिए तो बस इतना ही, किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच में भावनाओं का विकास होना राष्ट्रवाद कहलाएगा। अगर आप किताबी में चलते हैं तो किसी विशेष भौगोलिक, क्या है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और परिवेश में रहने वाले लोगों के व्याप्त में एक भावना है जो उसमें प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा देता है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। सर इतना सुन लिए तो लिखे पड़ेगा अपने खुद से कि लिखेंगे कि राष्ट्रवाद, अब हम लिखेंगे तो समय लग जाएगा, किसी विशेष, क्योंकि हम सिर्फ प्रश्न आप याद रखिए पहले, उसके बाद इतना इसके बारे में जो हम 4 लाइन ही लिख सकते हैं वो 4 लाइन हमें लिखना होगा, तब जाकर के वो प्रश्न हमें याद रहेगा और एग्जाम में उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्लियर हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए प्रश्न ये है, अब यूरोपीय महादेश में हमने बोला जर्मनी भी देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, बहुत सारे देश हैं। तो यहां प्रश्न देखिए चुना गया है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, यूरोप के देश के लोगों के बीच में अपने देश के प्रति मर मिटने का वादा किया, तो वहीं से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लेकिन यहां जर्मनी देखिए एक देश है यूरोप में जो कि एकीकरण में बाधाएं अगर पूछी जाए तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ये तो हम क्वेश्चन जैसी देखें उसी नीचे लिख देंगे, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। नंबर पहला, यहां तक तो पहले करेंगे, और इसमें मात्र 5 को बाधाएं हम याद करेंगे। सबसे पहला कि जर्मनी जो देश है ना उसमें 300 छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे, और 300 राज्य को एक मिलाना, सोच लीजिए कितना बड़ा तकलीफ वाली बातें हैं। जर्मनी चाह रहा है कि हम सब एक हों, बट एक होंगे कैसे, वहां पर 300 छोटे छोटे राज्य हैं। पहली बाधा यही होगा कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं निम्नलिखित है। नंबर पहला, क्योंकि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। अब 300 छोटे छोटे राज्य एक होना इम्पॉसिबल था, तो यही बाधाएं थी उसकी। दूसरी, इन राज्य में व्याप्त राजनीतिक थे, मतलब राजनीतिक जो 300 छोटे छोटे थे ना, तो 300 में राजनीतिक अलग अलग थी। हम क्या लिखेंगे, यही चीज लिख देंगे अगला दूसरा में कि जो जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य थे वहां के राजनीतिक व्याप्त अलग थी सभी जगह की। दूसरा मामला क्लियर हो गया। तीसरा में आएंगे, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, मतलब 300 छोटे छोटे जो राज्य थे ना वो 300 में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था, मतलब उसके हृदय में, वहां के व्यक्ति में इस बात नहीं बैठा था कि हम जर्मनी का एकीकरण करके रहना, ये चीज की कमी थी। 3 कमी हो गई, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव बोले तो कमी। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया एगो, अब हम चाह रहे हैं आगे बढ़े, पड़ोसिया हमारा खींच रहा पीछे, कैसे बढ़ेंगे आगे। जर्मनी चाह रहा है एकीकरण हो, ऑस्ट्रिया होने कराना है, ऐसे कैसे नहीं होवे देंगे। ये तीनों सोचैया मिल जाएगा, हमारा छोड़ेगा, उखाड़ बिगेगा। इसीलिए ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है कि जर्मनी का एकीकरण ना हो। चौथी बाधाएं, 5वीं बाधाएं, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। अब मेटरनिक एक व्यक्ति है, उसकी प्रतिक्रियावादी नीति भी जर्मनी को एकीकरण होने से रोक रहा था। क्या ये प्रश्न याद नहीं हुआ? आ जाइए ना हमारे तरफ फिर से। जर्मनी के प्रश्न पूछ दे, जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, हम बोलेंगे जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर पहला, जर्मनी था जो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नंबर दूसरा, 300 छोटे छोटे राज्य में जो राजनीतिक व्याप्ति थी वो अलग थी। नंबर तीसरा,
सभी राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। नंबर चौथा, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। नंबर पांचवा, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, जो कभी चाहता नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण हो। यही पांचों पॉइंट्स लिखना है और आपको अभी जैसे ही क्लास सुने वैसे ही कॉपी पर खोल के इसको लिखना है, तभी जाकर के एग्जाम में आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर आप नहीं लिख पाइएगा। जब तक वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी में बिना देखे इसका आंसर ना लिख लें। दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या है तीसरा प्रश्न? आइए आते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, गैरीबाल्डी। वाह, आंसर तो काफी एकदम लंबा चौड़ा रंगल पोतल है, इतना याद होगा सर? अब नहीं हमसे होगा। दो प्रश्न पढ़ लिए, राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति चेतना का जागरूकता कर लिए, हो गया। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं पढ़ लिए। ये गैरीबाल्डी वाला नहीं होगा, ये दीर्घ वाला प्रश्न है, छोड़िए, छोड़ देंगे, लिखबे नहीं करेंगे परीक्षा में, आएगा कॉपी में छोड़ के बढ़ जाएंगे आगे, रस बढ़िया कुछ और लिख लेंगे। ऐसा मत सोचो, पहले इसको पढ़ तो लो। अरे एक बार हमरे साथ तो 5 मिनट बिता लो, पूरे साल तो तुम बिताया ही है, 5 मिनट और बिता लो कि गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा करें। गैरीबाल्डी एक व्यक्ति है, सबसे पहले तो यही जानना होगा, नहीं तो कहीं गैरीबाल्डी तो सर बाल्टी उल्टी तो नहीं दे रहे थे कागो, कोई बाल्टी उल्टी के है इतिहास में, यूरोप में राष्ट्रवाद कोई बाल्टी के जिक्र करना? अरे नहीं, गैरीबाल्डी वो व्यक्ति है, फलनवा, ठीक है ना, वो फलनवा है, वो व्यक्ति लो, गैरीबाल्डी है वो व्यक्ति है, उसका कार्य का चर्चा करें। या तो महान कार्य किया तबे इतिहास में पढ़ना है। तुम भी अपना नंबर को एक मरते चढ़ा के ऊपर ले आओ 10वां में, चर्चा तो होबे करेगा टोला मोहल्ला गली में। तो रे फलनवा बेटवा पास हो गए, आज तेरी के तो दिन भर साइकिल लेके घूमते रहे बाजार में, ऐसा ऐसा चर्च निकलेगा। आज तक ओकरा हम कहीं कलम उठा के नहीं देखे होंगे लिखते, दिन भर तो मैच खेलते रहता था, दिन भर तो रोड पर टहलते रहता था, वो कैसे ले आया? तो आप अगर मार्क्स अगर आपका अच्छा चढ़ेगा तो आप भी चर्चित होइएगा। उसी प्रकार गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा करें। पहले पढ़ लेते हैं, आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम अपना सुनाएंगे। देखिए इतिहास, गैरीबाल्डी की इटली के एकीकरण के क्रम में, मतलब जो गैरीबाल्डी है बाबू, वह इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करते हैं। देखिए पढ़ तो लिए, एक ले सही समझ नहीं होगा, अरे होगा रे बाबू होगा, इसमें कुछ नहीं। गैरीबाल्डी के इतने खाली कह रहा कि गैरीबाल्डी का जो है ना, वो इटली के एकीकरण में ना दक्षिणी इटली का एकीकरण किया था। वही बोल रहा कि दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने के लिए उसको याद करते हैं। किसको? बाल्टिया को, गैरीबाल्डी को। इटली के कौन? इटली, दक्षिणी इटली के एकीकरण के लिए ही उसको जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रारंभ में। अब इसके कार्य की चर्चा करना है ना, तो शुरू से लेंगे, कैसे कर दिया गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण अकेले। तो वहां पर एगो चीज बोलेंगे कि प्रारंभ में यह मेजिनी के विचार के समर्थक था। गैरीबाल्डी किसके विचार के समर्थक था? मेजिनी। ऐसा नहीं जीनी उनी तो नहीं समझ लेना, कुछ नाम है, नाम है, व्यक्ति है, व्यक्ति मेजिनी। तो गैरीबाल्डी है जो शुरू में मेजिनी के विचार का समर्थक था। आप सिर्फ सुन तो लीजिए, 10 लाइन आप यूं ही कंठस्थ बोलिएगा हमारे जैसे, पहले सुन लीजिए। मेजिनी के विचार के समर्थक था, किंतु बाद में वह काउंट काबूर, काउंट काबूर भी एक व्यक्ति है, काउंट काबूर से प्रभावित होकर संवैधानिक राज्यतंत्र का पक्षधर बन गया। अर्थात शुरू में गैरीबाल्डी मेजिनी का विचार के समर्थक था, बाद में वह गैरीबाल्डी के विचार के समर्थक बन गया। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। एकदम रट लीजिए सर, VVI ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न, गैरीबाल्डी पेशे से कौची था? तो नाविक था। हमको नाव चलावे पड़ेगा साथ साथ में, नहीं तुम चला लो। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारी एवं स्वयं सेवक की सशक्त सेना का गठन करके इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया। तो लग रहा है सर सत्यनारायण स्वामी के पूजा में पाठ पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बोल दिए। अरे बोले हैं, इतने बोले हैं कि गैरीबाल्डी जो था ना, वो इटली के एकीकरण में, दक्षिण इटली के एकीकरण के लिए उन्हें जाना जाता है। गैरीबाल्डी जो कि किसके समर्थक थे? तो मेजिनी के विचार के समर्थक थे, लेकिन बाद में वह काउंट काबूर से प्रभावित हो गए। बस इतना ही बोले, और बाद में ये बोले ना कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है ना, वो अपने जो नाविक था ना, तो अपने कर्मचारी एवं स्वयं सेवक के मिला करके एगो सशक्त सेना बनाया,
और सशक्त सेना बना करके दो जगह पर अधिकार कर लिया। किसके पर? सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिए। अभी तक तो कहानियां सुनाया चंदा मामा दूर के, और वही वाला कहानी ना सुना रहे हैं आपको, और आप परेशान है कि सर पढ़ दिए ढेर सारा। नहीं, कम पढ़े हैं। अभी आओ जो 3 लाइन है ना वो पढ़ के अभी आपको याद करवाएंगे। पहले 3 लाइन और आगे चलते हैं। आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाला। वहां जो है विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाला। उसके बाद गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल से मिला और दक्षिणी इटली की जीते गए। संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दिया। मतलब कुछ नहीं कह रहा है ना, ये लाइन वही कहा कि गैरीबाल्डी पहले पेशे से नाविक था। उसके बाद अपने किसको? कर्मचारी या स्वयंसेवक संस्था से एगो सशक्त सेना बनाई और सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। उसके बाद विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व में गया। विक्टर इमैनुअल उससे मिला। मिलने के बाद दक्षिणी इटली को जीता और विक्टर इमैनुअल को बोला कि तू यहाँ के प्रधानमंत्री, हम चले अब दूसरा जगह ना वहां के। विक्टर इमैनुअल वहां का क्या बन गया? पूछेगा विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। भी आई प्रधानमंत्री। ठीक है। अभी उसके बाद देखिए गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का निमंत्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करने में स्वीकार कर लिया। ये सब हमरा से नहीं होगा, बढ़िया हम खेती होती है जोत के हर रोज जोत के कमा लेंगे जो। ठीक है, इकने हमरा शासक बना रहे हैं, इसमें शासक हम नहीं बनेंगे। प्रश्न देखिए कैसे याद करना होगा बाबू, लाइन बाय लाइन। देखिए सबसे पहला लाइन इधर हम लिखते हैं, नंबर पहला में आपको याद करना होगा कि गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें तो इसमें लिखिएगा कि इतिहास गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण अर्थात दक्षिण इटली के एकीकरण के रियासत का एकीकरण किया, इसीलिए जानते हैं गैरीबाल्डी को। एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन हम ये याद करेंगे कि गैरीबाल्डी जो मेजिनी के विचार के समर्थक थे, लेकिन बाद में वह काउंट काबूर से प्रभावित होकर के उसके पक्षधर हो गए। ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरा लाइन याद करेंगे कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। उन्होंने अपने कर्मचारी या स्वयंसेवक की सशक्त सेना बना करके सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ये तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। चौथा लाइन ये याद करेंगे कि विक्टर इमैनुअल के साथ में मिलकर के उन्होंने दक्षिणी इटली को जीता और गैरीबाल्डी चाहते थे कि विक्टर इमैनुअल को दक्षिणी इटली का शासक बनाए और उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कि नहीं, विक्टर इमैनुअल बोला हम इस शासक उषक के पद नहीं संभालेंगे, चले हर बैल लेके खेत जोते। इसीलिए वह अपना कृषि कार्य मतलब उसको निमंत्रण को ठुकरा करके कृषि कार्य करना स्वीकार किया। यही था गैरीबाल्डी के कार्य। अब 5 लाइन 5 दूना 10 अर्थात 5 पॉइंट्स वहां पर लिखे हैं, दो ये लाइन लिखना है, 5 दूना 10 लाइन। एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, अरे भाई चोरी करके लिखा है क्या? राइटिंग दे 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 नंबर, ठाक सा नंबर मिल जाएगा एकदम बिना देख ले। बोलेगा इतना एक बित्ता 10 लाइन समझना है, एक बित्ता हो जाएगा ना आपके। नंबर कोई रोकने वाला है नहीं, रोकेगा। आगे बढ़ते हैं सर। गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा हमने कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर अगला, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यह देख लीजिए क्या आ गया। एक चीज लिखल है, बिहार शरीफ नहीं ना है, मतलब बगले का शहर है हमारा। क्या लिखल है? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां जो भी प्रश्न लिया गया वो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यूं ही ऐसे लिया नहीं गया, समय पास करना नहीं है ना तो आपको और ना हमें, ठीक है। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। देख लीजिए यहां पर मात्र 2 ही उपलब्धियों का जिक्र यहां पर करना। ये प्रश्न लघु में प्रश्न पूछे जाएंगे, काफी सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक लाइन लिख दी, बोला वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार हो गया। एक लाइन तो हमारा इसी मिल गया नहीं मिल गया। 2 उपलब्धियां इस प्रकार के। नंबर पहला, अब जरा सा आगे पीछे ही देख लिए एग्जाम सेंटर में है ना, अरे देखना कि चिट्टा लेके गए हैं, जब लिख दिए तो नंबर पहला देके लिखेंगे क्या, जो हम अभी याद करवाएंगे। और याद क्या करवाएंगे, जो पहले इसको देख लीजिए। नंबर पहला देख लीजिए क्या कह रहा, ऑस्ट्रिया के वियना नगर में। भाई यहां से एक चीज देखिए, ये पहले पकड़ लीजिए इसको, ये जो नगर है वो कहां है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाली, भाई ये तो नेपोलियन भी एगो एंट्री ले लिया, मतलब ये कह रहा है क्या, ऑस्ट्रिया के वियना में पराजित करने वाली नेपोलियन।
नेपोलियन को पराजित करने वाली प्रमुख राष्ट्र बोले तो देश ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया। इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। वाह, ये पूछ रहा वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं, और इसमें हम एगो ये भी याद कर लेंगे कि वियना कांग्रेस सम्मेलन क्या है। एक साथ एक तीर से 2 निशाना। देखिए, तो यहां 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। यहां देखिए क्या है, ऑस्ट्रिया के वियना नगर में, ये तो बात है कि वो वियना नगर जो है वो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले, नेपोलियन को हरा दिया था, नेपोलियन को पराजित करने वाले राष्ट्र, नेपोलियन को पराजित करने वाले देश कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के द्वारा 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाई गई, और वही सम्मेलन को हम सब जानते हैं वियना कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है, नंबर पहला कंप्लीट हो गया ना, कुछ नहीं। एक तरफ ऑस्ट्रिया के शहर वियना नगर, दूसरी तरफ नेपोलियन युद्ध में हारा, और उसको हराया कौन कौन देश? तो 4 देश के नाम याद कर लेना है। किसको किसको? देख लीजिए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा के प्रतिनिधियों के द्वारा 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बुलाई गई, और उसी को बोलते हैं वियना कांग्रेस सम्मेलन। अब तो हम नहीं कुछ बोलेंगे उसके बारे में, अब हम आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर देख लीजिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। भाई, अब जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो उसमें तो पूर्ण राज्य की स्थापना का प्रयास किया जाएगा ही जाएगा। नेपोलियन खत्म हो चुका, तो अब तो आएंगे उसमें पूर्ण कोई दूसरे शासक बनेंगे, ठीक है ना। वही तो उसमें फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। मतलब जो वियना में अर्थात नेपोलियन की जहां हार हुई, वहीं पर एक नया राजवंश आएगा, बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। यही 2 उपलब्धियां हैं। पहला उपलब्धियां में नेपोलियन हराया कौन देश? 4 देश, चारों ने मिलकर सम्मेलन बुलाया 1815 में, वही सम्मेलन वियना कांग्रेस के नाम से जाना गया। दूसरा में नेपोलियन के जो राजवंश का प्रतिनिधित्व खत्म हुआ, वहीं पर एक बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। और यही 2 उपलब्धियां हैं किसका? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां। मामला निपट गया। आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है, कह क्या रहा है प्रश्न। देखिए, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? घेटो मतलब लग रहा खिचड़ी सिझा रहा है क्या? घेटो देखते हैं कौची बोलता है यूरोपीय घेटो। जब 3 गो 4 गो याद कर ले सकते हैं प्रश्न, तो अब ई की है जो 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन तो है, तो चुटकी बजाते याद हो जाएगा। पहले पढ़ तो लीजिए क्या कह रहा, घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? देखिए, यह शब्द मध्य यूरोप देशों में, मतलब सबसे पहले ये बात हमें याद होना चाहिए, जो घेटो शब्द है वो मध्य यूरोप देशों में। कौन से देश? मध्य यूरोप देशों में। क्या यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया गया। यहूदी धर्म है, उसके बस्ती के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यही चीज कहा कि जो घेटो है ना सर, यह शब्द कौन से मध्य यूरोप के देशों में यहूदी बस्ती को दर्शाता था। पहले यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज यह शब्द का प्रयोग एक धर्म के बहुत सारे जब लोग हों, या एक प्रजाति के बहुत सारे लोग हों, या समान पहचान वाले बहुत सारे लोग को दर्शाता है। क्या? घेटो। देखो, घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी। मतलब इसमें मिश्रित लोग नहीं, एक जाति के एकेतर लोग रहेंगे। यहूदी धर्म पहले के अगर शब्द बोले तो यहूदी धर्म के लोग ही यहां पर सिर्फ रहेगा, उसी को घेटो बोले। बाद में क्या चला ना, एक धर्म मानने वाले लोग यहां रहेंगे, उसको घेटो बोले। ना एक समान जाति के लोग रहेंगे, घेटो बोले। यही लगी तो बोल रहा कि घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी, जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते थे। सामुदायिक दंगों को देसी रूप देता था घेटो। यही है,
सबसे सिंपल बोल के इतने निकल जाएंगे, मध्य यूरोपीय देश में यहूदी बस्तियों को घेटो कहा जाता था। आज वर्तमान में यह एक धर्म कौमा, एक जाति एवं एक समान पहचान वाले लोगों को दर्शाता है, उसी को घेटो कहते हैं। मामला निपट गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न, शायद इसके बाद है एक प्रश्न, वो देख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, छोटा ही प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक के नाम तो लग रहा है सुने हैं। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी निधि, वो कभी नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, और वो एकीकरण कौन नहीं हो, किसका एकीकरण नहीं होने देना चाहता था? जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण देने से वह रोकना चाहता था। वही मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? देखिए ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप था ना जर्मनी के एकीकरण में, तो वही थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में मेटरनिक, मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर था भाई साहब मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर होता सम्राट, सम्राट मतलब वहां के जार मतलब वहां के राजा, यही होता है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया। ये जो है वहां शासन ऑस्ट्रिया में कब से कब तक किया? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। और इसी शासनकाल के दौरान उसने यूरोप राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि में को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। अर्थात ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक क्यों रहा, और इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। मामला खत्म, वहीं पर रहा, उसी काल अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। 1830 की क्रांति में फ्रांस के शासन व्यवस्था किया गया, इस बातों को भूलिए, और मेटरनिक युग उतना ही याद रखिए। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहते हैं। और ये हमारा प्रश्न खत्म हुआ, और हमने बहुत अच्छे से आपको याद करवाने का प्रयास किया गया। जो भी लोग इस वीडियो को अगर पूरा व्यू अगर करते हैं, तो वो लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिए, यहाँ सर बहुत अच्छा रहा, बहुत खराब रहा, क्या स्थिति रहा, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। हमें आप जल्दी बोल दिए तो याद नहीं हुआ, आप धीरे बोले तो याद नहीं हुआ, आप सही से नहीं बोले तो याद नहीं हुआ। ये चीज़ों का जरूर आप रिप्लाई दीजिए कि ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, और वही एनर्जी अगर मिलेगा तभी अगले क्लास का वीडियो बनेगा। और अगले क्लास का वीडियो इसी प्रकार अगर बनता रहा, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस चैप्टर से अर्थात यूरोप के राष्ट्रवाद में से एक वीडियो और बनेंगे 5 से 6 प्रश्न का। बस यही 10 प्रश्न में से निश्चिंत हो जाइएगा कि प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में आएंगे, बस इतना ही प्रश्न। तो चलिए धन्यवाद। आप सब लोग इसका आंसर लिख लीजिए जो हम याद करवाने का प्रयास किए हैं। तो इसमें इतना ही, और अगले वीडियो भाग 2 का आप इंतजार कीजिए कि कब सर यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा क्लास ले रहे हैं। बट इससे पहले हमें एनर्जी चाहिए आपसे, ठीक है ना, कमेंट के द्वारा। तो चलिए रहने देते हैं इतना ही।